नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार हम सुनते हैं कि गुरुग्राम में जो है समस्याएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि समस्याएं तो हैं, पर जाएं तो जाएं कहां पर, किस तरीके से सरकार के आगे गुहार लगाए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे हम DHBBN की बात करें, लिफ्ट्स की बात करें, सड़कों की बात करें, सोसाइटीज की बात करें। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो है लोगों को आए दिन जो है सामने आती हैं उनके। तो इसीलिए आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू लेकर आए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आइए बात करते हैं एडवोकेट वैभव जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैभव जी से हम बात करेंगे और अगर आपको भी कुछ जानना हो आप नीचे हमें कमेंट जरूर लिख सकते हैं। वैभव जैन जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जो है आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की और किस तरीके के जो है वो केसेस हैंडल करते हैं आप। मैं जो प्रैक्टिस है, सबसे पहले मैंने CA किया है, CA की प्रैक्टिस स्टार्ट की है। उसके बाद CA को सरेंडर करने के बाद मैं लॉ फील्ड में आ गया हूँ। समाज में जो भी गलत धारणाएं, गलतियां हो रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ध्यान आया कि लॉ फील्ड में मुझे जाना चाहिए, जिससे जितनी भी समस्याएं हैं उनका मैं निराकरण करवा सकूं। तो अगर हम बात करें किस तरीके के जो केस है आप वो हैंडल करते हैं? मैं मेनली बिल्डर और जो सोसाइटी के बीच का जो तालमेल है उससे रिलेटेड केस मैं हैंडल करता हूं। तो कुछ ऐसे केस भी कभी आपके सामने आए हैं? अगर हम सोसाइटीज़ और बिल्डर्स की बात करते हैं तो ये एक दोनों ऐसे स्ट्रीम है, या हम कहें कि ये दो ऐसे लोग हैं कि जिनकी कभी बनती दिखाई नहीं देती। आम हम दिनों में सुर्खियों में भी काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं कि बिल्डर ने जो है ऐसा कर दिया, सोसाइटी में बन नहीं पा रही है, कुछ भी ऐसा हुआ। तो क्या हम उसी से रिलेटेड देखते हैं सारे केसेस? बिल्कुल, इन दोनों के बीच, बिल्डर और RWA के बीच तालमेल बिठाने के लिए कहाँ बिल्डर कमी कर रहा है, कहाँ कैसी फैसिलिटी RWA को चाहिए, उसके बीच में हम एक पिलर का, एक ब्रिज का हम लोग एक काम करते हैं। कई बार बिल्डर की भी शुरुआत में काफ़ी गलतियां होती हैं। जो प्लान सैंक्शन हैं, जो फ्लैट नंबर ऑफ फ्लैट सैंक्शन हैं, उससे ज़्यादा फ्लैट बना दिए जाते हैं, जिनका खामियाजा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। जो चीज़ आपने 400 फ्लैट के लिए ली है उसमें आप 600 फ्लैट अगर बना देते हैं तो ओबियसली इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 400 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। 600 लोग अगर फैमिलियाँ रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो सफ़र करेगा। कोई ऐसा केस वैभव जी जो आपके दिमाग में हो और आपको लगा हो कि हाँ, अगर मैं CA से अभी लॉ की फील्ड में आया हूँ तो हाँ, मैंने शुरुआत अच्छी कर ली है और भी मुझे करना है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ CA में रिस्ट्रिक्शन रहती है, लेकिन अब क्या है, मैं फिगरों से भी खेल लेता हूँ और लॉ का भी फील्ड, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। जी जी। और जब मैं कोर्ट में केस वगैरह फाइल करता हूँ तो जहाँ फिगर की बात होती है वहाँ कैलकुलेशन और जज साहब को अच्छे से समझाना, वो एक थोड़ा सा उसमें बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो कोई ऐसा केस है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को भी बताना चाहें ताकि उनको भी समझ आए कि हाँ, अब जो है आप आवाज़ उठा सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशनल बात? हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं एक इशू लेना चाहूँगा, जैसे DHBBN का है। DHBBN में नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कई बार वो हायर साइड पे आ जाता है। तो ये रेसिडेंट को भी पता नहीं होता, RWA को भी पता नहीं होता, बिल्डर को भी पता नहीं होता। तो कई बार मैंने कैलकुलेशन करके उस बिल को रिड्यूस कराया हुआ है। जो एडिशनल अमाउंट DHBBN के पास चला गया है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, उसकी रिकवरी भी हमने करोड़ों रुपए की रिकवरी रेसिडेंट्स को करा के दी हुई है। कई इशू हमारे ऐसे हैं, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड भी काफ़ी इशू हैं। RWA जितनी भी हैं उनको कंसेंट टू ऑपरेट, पॉल्यूशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जबकि आई थिंक उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ये पॉल्यूशन कंट्रोल का एक्ट एप्लीकेबल होता है, ना कि RWA के ऊपर। तो ऐसी कुछ चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं जिनकी सुधार की आवश्यकता है, और धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी और सुधारात्मक कार्य करेगी। जैन साहब, आप काफ़ी समय से जो है आपने कहा कि आप लॉ का ये काम कर रहे हैं और साथ में जो केसेस देख रहे हैं, बिल्डर और RWA या हम सोसाइटीज़ की बात करें, आप उन दोनों के तालमेल को भी संभालने का प्रयास कर रहे हैं और जानते भी हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो लोग कभी सोचते हैं कि हाँ, हम अपना इंडिविजुअल विला घर छोड़कर जो है हम सोसाइटीज़ में जाएँ, तो क्या ये करना उनके लिए सही है या नहीं है? देखिए, अगर आप देखें तो दिल्ली से भी काफ़ी लोग इंडिपेंडेंट जो उनके घर हैं छोड़ के सोसाइटी में, उसका मेन रीज़न यही है, सिक्योरिटी है।
बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, एक अच्छी कम्युनिटी आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। नॉर्मली अगर आप बिलाज में रहते हैं तो ये सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं जी। और दूसरा एक और रीज़न ये रहता है कि कई बार क्या कहते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, पेरेंट अकेले हैं, अब उनको अगर वो बिला में रहेंगे तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी, सो दैट वो RWA सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, जी जी। जिससे कहीं ना कहीं सेफ्टी उनको मिलती है, सारी फैसिलिटी वगैरह मिलती हैं। तो सोसाइटी में अगर घर लेना है तो क्या सोच समझ कर ले, क्या क्या कोई मापदंड है, कोई क्राइटेरिया है, ये देख कर ले ताकि हमें आगे जो है पछताना ना पड़े या सोचना ना पड़े? जब भी आप सोसाइटी में घर जी। लें, सबसे पहले आप बिल्डर को देखें, बिल्डर की आप क्रेडिबिलिटी देखें, कौन कौन से प्रोजेक्ट उसने ऑल ओवर डिलीवर कर दिए हैं, टाइम पर डिलीवर किए हैं नहीं किए हैं, अगर डिले पोजीशन दिया हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंट उसने फुलफ़िल किए हुए हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटी को उसने पूरा प्योर पेमेंट कर दिया है कि नहीं कर दिया। क्योंकि जब तक वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को पूरा पेमेंट नहीं करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका वाटर से रिलेटेड हो, तब तक आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएंगी। जी। तो इसीलिए ये डेट श्योर कर लें कि वो सारे की सारे डिपार्टमेंट को जो भी पेमेंट जाना है, लीगल पेमेंट जो जानी है, वो पेमेंट करके सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराए। तो कोई ऐसी साइट भी है जहाँ पर वो लोग चेक कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे अगर आम जनता की बात करें तो वो सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है इस बिल्डर के बारे में, तो कैसे वो सर्च करें या किस तरीके से इन चीज़ों का पता लगाएं? ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की भी कहीं ना कहीं होती है। जब आपका प्लान सेंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की कहीं ना कहीं कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, सीवरेज की, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए, जो भी चार्जेज उसके बनते हैं वो बिल्डर से ले, सारी सुविधाएं प्रोवाइड होने के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके बाद ही वहाँ पर रेसिडेंट जाके रह सकता है। ओके। लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, लेकिन ये बेसिक सुविधाएं आज भी टैंकरों से पानी लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, जी। DHBBN का कनेक्शन नहीं है, उसके लिए DG सेट चलाया जा रहा है। जी जी। तो ये सारी परेशानियां फिर निकल के आती हैं। एक इन्फॉर्मेशनल भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि हाल ही में हमें न्यूज़ देखी है कि हज़ारों में से सिर्फ 200 लिफ्ट्स हैं वही अप्रूव्ड हैं। अब लिफ्ट के पीछे की सच्चाई क्या है? देखो, लिफ्ट के लिए जहाँ तक है हम लोगों को एक NOC लेना, जहाँ पर भी जितनी भी लिफ्ट लगी हुई हैं उसको फायर अथॉरिटी से एक NOC लेनी पड़ती है। उसमें उस डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर एक इंस्पेक्टर आता है, वो आपका टेक्निकल सारा वैल्यूएशन करता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट 1 साल का आपको मिलता है। हमारा हरियाणा का एक लिफ्ट एक्ट भी है जी। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एक लिफ्ट जो है 20 साल तक की लाइफ होती है, उसके बाद उस लिफ्ट को डैमेज करके आपको नई लिफ्ट लगानी है। हर साल हम लोगों को NOC के लिए अप्लाई करना चाहिए, NOC लेनी चाहिए। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सरकारी महकमा इसमें थोड़ा डल है। जितनी भी लिफ्ट लगी हुई हैं उन सबको नोटिस इशू कर सकता है, उनका पर्टिकुलर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्पेक्शन करा सकता है, और लोगों को मोटिवेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो NOC गवर्नमेंट अथॉरिटी से लें। तो अगर हमारे दर्शकों में से किसी को आपसे कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो उनको कि या फिर कुछ उनको सोसाइटीज़ या RWAs को दिक्कत आ रही हो बिल्डर से, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा मेल ID है advocatevaibhavjain@gmail.com। मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप मुझे SMS के थ्रू, WhatsApp के थ्रू या कॉल करके, कॉल में आपसे कहूँगा कि आप मुझे सेकंड हाफ में कॉल करें, क्योंकि फर्स्ट हाफ कोर्ट में बिजी रहते हैं, तो सेकंड हाफ में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910309987। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9910309987। मेरा मेल ID है advocatevaibhavjain@gmail.com। कुछ मैसेज भी देना चाहेंगे गुरुग्राम के लोगों को कि किस तरीके से जो है जो अगर हम बात करें गुरुग्राम में हालात तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है। कुछ ऐसी ही सावधानियों की कुछ टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, अगर मैं पर्टिकुलर इसी फील्ड को बात करूं जी। कि कहीं ना कहीं बिल्डर और RWA आपस में तालमेल करके चलना, बिल्डर की भी कहीं ना कहीं मजबूरियां रहती हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि बिल्डर भी आपको सपोर्ट करना चाहता है
और बिल्डर भी ये चाहता है कि रेसिडेंट भी हमें सपोर्ट करे। कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटी से बिल्डर भी प्रताड़ित होता है, चीज़ें सही नहीं मिल पाती हैं, तो उसका खामियाजा ना कहीं RWA को भुगतना पड़ता है। कोशिश ये की जाए बिल्डर भी ईमानदारी से काम करे, RWA को साथ लेके जो भी सरकारी महकमे से जो चीज़ें मिलनी हैं नहीं मिल पा रही हैं, उन दोनों को अगर मिल के लड़ाई लड़ेंगे बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक आपसी लड़ाई है वो आपस में बैठ के टेबल पे अगर सॉल्व हो सकती है सॉल्व करें, नहीं तो फिर क्या कहते हैं जुडिशली का माध्यम है, उसके थ्रू जो भी निर्णय जज देंगे उसको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट वैभव जैन जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई और इन्फॉर्मेशनल चीज़ें भी शेयर करी। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही चीज़ें लगातार वायरल सच आपके साथ शेयर करता रहे, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में समस्याओं का अंबार है, बट इसको समझना भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ का अगर हम बात करें तो हल तो है, बट उस हल तक कैसे पहुँचे उसके बारे में वायरल सच एक ओपिनियन दे सकता है, आपको आपकी कुछ मदद कर सकता है कि ऐसे ही हम एडवोकेट से आपकी बात कराते रहें, कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करते रहें, क्योंकि जागरूक होने की आवश्यकता सभी को रहती है।